सर इंश्योरेंस वन ऑफ ही मिलेगी ना, तो वो जब मिलेगी तो इनकम में शामिल हो जाएंगे, ऐसे जैसे वो कभी चीज़ हुई नहीं। वो इनकम फ्रॉम बिजनेस कैट में ऐसे टैक्स होगी जैसे कभी चीज़ हुई नहीं थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे 1 सेशन 2 और इसमें हमने चैप्टर 5 सैलरी की बात करनी है। अच्छा, ओवर द पीरियड हमने देखा है कि सैलरी किसी और चैप्टर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ है और होता जा रहा है। एक टाइम होता था जब एक अटेम्प्ट में सैलरी का न्यूमेरिकल आता था, दूसरी अटेम्प्ट में सैलरी का न्यूमेरिकल नहीं आता था, लेकिन अब तो सैलरी का न्यूमेरिकल आना ही होता है। सो सैलरी किसी भी चैप्टर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। जब सैलरी का लफ्ज़ बोलते हैं तो जहन में फौरी तौर पे आ रहा होता है कि सर 3 बातें जहन में आती हैं, एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयमेंट। यानी सैलरी से मुराद तो नौकरी है ना। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को एम्प्लॉयमेंट के एवज, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को एम्प्लॉयमेंट के एवज जो पैसे देता है वो सैलरी कहलाता है। अच्छा, क्या हम इसको वो 90% वाला अप्लाई कर सकते हैं? इसकी स्क्रीन 90% पर आ जाए। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट जो पैसे देता है वो सैलरी होता है। सर जी, सैलरी में क्या क्या शामिल है? सैलरी में जो पैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, जो बेनिफिट्स, जो पैसा, जो सहूलत एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है। सर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कमर्शियल रिश्ता होता है, याद रखना, कोई एहसास जज्बात नहीं है, सीधी सीधी बात है। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को पैसे कमा के देता है, एम्प्लॉयर उसके एवज उसको पैसे देता है। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा कि तुम दुबई घूमाओ फैमिली के साथ, तो वो इसलिए नहीं कहा एम्प्लॉयर ने कि चलो कोई बात नहीं यार, ये कभी मुल्क से बाहर नहीं गया, उसको उस लेवल का फ़ायदा हो रहा है और ये रिलेशन हमेशा कमर्शियल होता है। सो न्यूमेरिकली जब भी कोई बात आपको टैक्स में कोई बेनिफिट हो तो आपने ये नहीं कहना कि वैसे ही दिया है, वो असल में काम के एवज ही होता है, काम के एवज ही होता है। सर, वो उसको सहूलत दे देता है, वो उसको अलाउंस दे देता है। सर, बाज़ों का तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कह देता है तुम खर्चा कर लो, मुझे बिल आके दे देना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। क्या मतलब? एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, मैं आई कैप में जॉब कर रहा हूँ, आई कैप वालों ने मुझे दुबई भेज दिया है फैमिली ट्रिप पर, 7 लाख खर्चा आ गया, मैं 7 लाख के बिल दिए, आई कैप को 7 लाख के बिल अकाउंट्स ऑफिस में दिए, उन्होंने मुझे 7 लाख मुझे दे दिया। ये जो बिल प्रेजेंट करके पैसे वापस लिए ना, इसको कहते हैं रीइंबर्समेंट। क्या कहते हैं सर जी? रीइंबर्समेंट। सर जी, बेनिफिट्स 2 तरह के हैं, एक परक्विजिट है और एक अलाउंस। परक्विजिट होती है सहूलत, परक्विजिट होता है सहूलत, अलाउंस होता है रुपए। अगर मेरा एम्प्लॉयर मुझे कहता है कि तुम्हारा इलाज फ्री होगा, तो सर ये इलाज की सहूलत है। और अगर मेरा एम्प्लॉयर मुझे कहता है कि तुम्हें 20,000 रुपया पर मंथ अदा किया जाएगा, सर ये जो 20,000 पर मंथ मेडिकल के लिए अदा किया जा रहा है ना, ये अलाउंस है। तो आसान अल्फाज में अलाउंस से मुराद है पैसा, परक्विजिट से मुराद है सहूलत। अगर मेरा एम्प्लॉयर मुझे गाड़ी दे देता है तो वो सहूलत है, अगर मेरा एम्प्लॉयर मुझे घर दे देता है
तो वो सहूलत है। अगर मेरा एम्प्लॉयर मेरे बिजली पानी गैस के बिल दे देता है तो ये सहूलत है। और अगर मेरा एम्प्लॉयर कहता है गाड़ी के 20,000 ले लो पर मंथ, ये अलाउंस है। मेडिकल के 30,000 ले लो पर मंथ, अलाउंस है। घर का 1,00,000 ले लो पर मंथ, ये अलाउंस है। जहां पर पैसा आएगा वहां पर अलाउंस आ जाएगा। जहां पर सहूलत है असल में ये परक्विजिट है। सर सहूलत परक्विजिट दो तरह की होती है, एक कैश और एक अदर देन कैश। अगर मेरा एम्प्लॉयर मेरा बिजली का बिल अदा कर रहा है, बिजली का बिल 50,000 आया, मेरे एम्प्लॉयर ने अदा कर दिया, तो सर ये सहूलत कैश में कैलकुलेट हो गई, कैश में ही थी, तो ये तो परक्विजिट इन कैश है। दूसरे नंबर पे आ गया मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी, अगर मेरा एम्प्लॉयर कहता है तुम्हारा इलाज होगा और मेरा एम्प्लॉयर इंश्योरेंस करवाता है, मेरी हेल्थ इंश्योरेंस, और वो 50,000 रुपया देता है, तो सर ये मेडिकल फैसिलिटी है। और ये मेडिकल फैसिलिटी जो है पैसों की सूरत में पता चल रही है कि इतने पैसे हैं, तो ये परक्विजिट तो है लेकिन ये कैश की फॉर्म में है। लेकिन अगर मेरा एम्प्लॉयर मुझे गाड़ी दे दे, पक्की पक्की नहीं, नौकरी करने के लिए, जब तक मैं नौकरी करता रहूँगा गाड़ी मेरे पास रहेगी, उस गाड़ी की बात करूँ, उसे कन्वींस कहते हैं। अगर मेरा एम्प्लॉयर मुझे अकोमोडेशन रिहाइश दे दे, पक्का पक्का नहीं, जब तक नौकरी कर रहा हूँ तब तक, तो सर ये सहूलतें हैं जो वो मुझे दे रहा है। अब रिहाइश का क्या बेनिफिट मुझे मिला, गाड़ी जो उसने मुझे दी कितना बेनिफिट मुझे दिया, सर इसको इसकी वैल्यूएशन के मेथड्स हैं टैक्स में, उसको इंशाल्लाह देखेंगे। हाँ, सारी बातों का एक निचोड़, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को जो भी फायदा दिया है, चाहे सहूलत की फॉर्म में हो चाहे पैसों की फॉर्म में हो, देखना यह है काम करने के लिए दिया है या काम करने के एवज दिया है। अगर काम करने के लिए दिया है तो वो इनकम में शामिल नहीं होगा, अगर काम करने के एवज दिया है तो वो इनकम में शामिल होगा। सर ये लैपटॉप जो आई कैप वालों ने मुझे दिया इसलिए दिया कि मैं आपको पढ़ा सकूं इस पर, ये काम करने के लिए दिया है, ये इनकम में शामिल नहीं होगा। अगर काम करने के एवज दे, सर जी मेरी बात समझ आ रही है, बस यही टोटल डिस्कशन है। जो काम करने के एवज दे वो इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। लो सर चलूं आगे थोड़ा सा। सर आई कैप ने मुझे एम्प्लॉयमेंट ऑफर की, मैंने उन्हें डिमांड रखी, ये डिमांड जो मैंने आई कैप से की है, आई कैप ने वो एक्सेप्ट कर ली और मुझे बता दिया कि इतने पैसे, फॉर एग्जांपल लेट से, समझाने के लिए बता रहा हूँ, लेट से 1 मिलियन मैंने आई कैप को चार्ज किया है कि मैं आई कैप में नौकरी करने पर राजी हो गया हूँ, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में एंटर होने के जो पैसे हैं वो मेरी इनकम में शामिल होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आई कैप ने कहा कि आपने एडमिनिस्ट्रेशन भी देखनी है और बच्चों को लेक्चर्स भी देने हैं, अब मैं तो लेक्चर देता हूं, मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देखता। आई कैप ने जो शर्त लगाई, कंडीशन लगाई, मैं उसके मुताबिक उन्हें कहा कि जी मैं 5 लाख रुपए एडमिनिस्ट्रेशन देखने के भी लूंगा। ये जो मैंने उनकी शर्त मानने और उनके कहने पर चेंजेस को एक्सेप्ट किया है, इसके एवज जो पैसे लूंगा वो भी मेरी इनकम में शामिल होके टैक्स होगा। आई कैप ने यह भी कहा कि आप जब तक आई कैप में पढ़ा रहे हो आप किसी और इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ाओगे, रिस्ट्रिक्शन लागू कर दिया। सर ये रिस्ट्रिक्शन जो है ये भी इसके वाले से जो पैसे मैंने लिए हैं वो भी इनकम में शामिल होंगे।
जी भाई, हम कहाँ पर थे सर? कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के, कॉन्ट्रैक्ट की चेंजेस को मानने के, कॉन्ट्रैक्ट की रिस्ट्रिक्शन पे रुकने के एवज जो पैसे मैंने लिए हैं वो मेरी इनकम में शामिल होंगे और टैक्सेबल होंगे अंडर द हेड सैलरी। इसके अलावा वो ये कहता है कॉन्ट्रैक्ट की रिस्ट्रिक्शन पर रुकने के और कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने के। आई कैप ने 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था, 6 माह बाद ही आई कैप ने कहा भाई आप तो हमारी डिजायर्ड रिक्वायरमेंट ही नहीं पूरी कर रहे, अब आप जाएं। मैंने कहा भाई अब तो मैं नहीं जाऊंगा, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है, मेरी 5 साल की सैलरी दें तो मैं जाऊंगा। आई कैप ने कहा नहीं, हम आपको 3 मिलियन देते हैं, आप चले जाएं। आई कैप वालों ने मुझे 3 मिलियन पे किया ताकि मुझे टर्मिनेट कर दें। मुझे टर्मिनेशन पर जो पैसे मिले वो भी मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स होंगे। तो भाई नौकरी पर लगा, नौकरी की शर्तें मानी, नौकरी की रिस्ट्रिक्शन पे रुका, नौकरी के कहने पर चेंजेस की, वो सारा मेरी इनकम में शामिल होगा। टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो मेरी इनकम में शामिल होगा। अमाउंट रिसीव फ्रॉम प्रोविडेंट फंड, अगर प्रोविडेंट फंड जो अमाउंट मैं रिसीव कर रहा हूँ प्रोविडेंट फंड से, एक्सेप्ट फॉर अ कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉय in respect of which the employee was not entitled to a deduction। सर जी ये वाली बात मैं जनरली जब पहली बार पढ़ा रहा होता हूँ बच्चों को तो मैं उसको रेफर कराता हूँ, लेकिन अभी मैं इस वक्त ही बता रहा हूँ। पी फंड जितना भी आपके एम्प्लॉयर आपको दे, आपको इंटरेस्ट उसमें जो मिले वो आपकी इनकम में शामिल होता है, लेकिन जो एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो पी फंड की जो अमाउंट आपको मिलती है उसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल नहीं होता। ये बात उसने कही है। सर पेंशन एन्युटी जो मिले इनकम में शामिल होगी, एम्प्लॉयर शेयर्स देते इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा, और अगर आपका टैक्स एम्प्लॉयर अदा करे तो वो भी आपकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। ये वाला सारा एरिया, इसके बाद में अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं भाई इस तरह की चीज़ें होती हैं स्कोप, हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपको पेपर में 10 नंबर का सवाल आ जाएगा कि स्कोप ऑफ सैलरी क्या है, इसको सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? सो ये क्रैमिंग मटेरियल नहीं है। सर इनकम फ्रॉम सैलरी रिसीट बेस पर टैक्स होती है, ये बात आपके साथ मैं अभी कर चुका हूं कि रिसीट बेस क्या है। जब मुझे सैलरी का चेक मिल गया, जब मेरे कहने पर मेरे भाई को सैलरी का चेक आई कैप वालों ने दे दिया, जब मेड अवेलेबल हो गया, सर जी मेरी बात पिक कर रहे हैं, जब मेड अवेलेबल हो गया 1 2 3 ये तीनों बातें, और आई कैप वालों ने 1 लाख रुपए की सैलरी पर 10,000 रुपये टैक्स काट के मुझे 90,000 दिया, तो क्या समझा जाएगा मैंने कितने पैसे वसूल किए? 1 लाख पूरा। यानी जो टैक्स डिडक्ट हुआ है, जो टैक्स जो अमाउंट अप्लाई होती है एट द इंस्ट्रक्शन या अंडर एनी लॉ, वो भी समझा जाता है कि मैंने वसूल किया। लो सर अभी इसके फौरी बात कनेक्ट कर रहा हूं। सैलरी रिसीट बेस पर टैक्स होती है, अगली बात सुनो। अगर एरियर में सैलरी मिलने की वजह से मुझ पर हायर रेट ऑफ टैक्स लागू हो गया है तो सैलरी रिसीट बेस पर टैक्स नहीं होगी, बल्कि एक्रूअल बेस पर टैक्स हो सकती है अगर हम कमिश्नर को दरखास्त दें तो। फिर सुनो, सैलरी पिछले महीनों की सैलरी, पिछले सालों की सैलरी इस साल मिलने की वजह से हायर रेट पर टैक्स लग गया है, तो कमिश्नर को नोटिस दे के मैं ये बात कह सकता हूं कि सैलरी मैं रिसीट बेस पर टैक्स नहीं करवाना चाहता, मैं एक्रूअल बेस पर सैलरी टैक्स कराऊंगा। तो भाई ये दरखास्त मैं कब तक दे सकता हूं? रिटर्न इशू कर, जब मैं रिटर्न फाइल करूंगा तब तक मैं ये वाली दरखास्त दे सकता हूं। सर जी ये 2 बातें गई हैं उसने। आमतौर पे सैलरी रिसीट बेस पर टैक्स होगी अगर आपको पिछले सालों की सैलरी इस साल मिली है और आपको उसकी वजह से हायर रेट पर टैक्स लग रहा है, तो आप टैक्स दरखास्त देंगे और कहेंगे कि मैं रिसीट बेस पर टैक्स नहीं देना चाहता बल्कि एक्रूअल बेस पर टैक्स देना चाहता हूँ। कमिश्नर को ये नोटिस दे दिया जाएगा।
अब देखना जरा, अगर सैलरी थी 1 लाख रुपए की, 2022 में 8 महीने की सैलरी मिली और 4 महीने की सैलरी नहीं मिली, तो रिसीव कितना हो गया? 8 लाख। एक्रू कितना हो गया सर जी? एक्रू कितना हो गया? एक्रू हो गया 12 लाख, यानी कमाए। सर एक होता है एक्रूवल बेसिस, एक्रूवल का मतलब होता है कमाए कितने, और एक होता है रिसीट बेसिस, रिसीट का मतलब होता है वसूल कितने की है। सर जी अगर 8 माह की सैलरी मैंने वसूल की है और काम पूरे 12 माह की है, यानी 4 माह की सैलरी अभी रिसीवेबल है, तो एक्रू तो 12 माह की भी है, लेकिन आपको पता है सैलरी किस बेस पर टैक्स होती है? रिसीट बेस पर। यानी सैलरी पे टैक्स रहेगा 5 लाख। और अगले साल, अब अगले साल की बात करता हूं, 2023 में 12 माह की सैलरी वसूल की है इस साल की, और 4 माह की पिछले साल की भी वसूल की, तो टोटल कितनी वसूल की? 16 लाख रुपए। अब सैलरी रिसीट बेस पर होती है टैक्स, किस बेस पर टैक्स होगी? 16 लाख पर कितना बन गया? 65,000। बिस्मिल्लाह। ये तो चैप्टर 4 है भाई। मुझे एक बार ऑनलाइन बताइएगा कि स्क्रीन ठीक आ रही है। लो सर, मैं अपनी बात को वहीं पे ही ले जाता हूँ। 2022 में 8 माह की सैलरी वसूल की और 4 माह की रिसीवेबल थी। 2023 में 12 माह की, इस साल की भी पूरी वसूल की, पिछले साल वाले 4 महीने भी मिल गए। ये जो पिछले साल के 4 माह की सैलरी है, इसको कहते हैं सैलरी इन एरियर्स। एरियर में सैलरी मिलने की वजह से अगर हायर रेट पे टैक्स लग गया तो फिर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं कमिश्नर को कहूंगा कि मैं एक्रूवल बेस पर टैक्स दूंगा। सर एक्रूवल बेस पे टैक्स कितना लग रहा है 2 सालों का? 30,000। और रिसीट बेस पर कितना टैक्स लग रहा है? और भैया गौर कर रहे हो, ये गेम है। एक पास पेपर का सवाल भी आया हुआ है, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट है। वो वाला क्वेश्चन नोट कीजिए, वो आपने जरूर करना है, उस टाइप का सवाल भी आ सकता है पेपर में। टैक्स ईयर 2022 और 23 की ये वाली बात मैंने बता दी। सर इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में कोई खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं है। इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में कोई खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं है। अब एक सवाल पैदा होता है, अगर किसी बंदे की सिर्फ सैलरी इनकम है 10 लाख रुपए, क्या वो ज़कात माइनस कर सकता है? अभी तो आपने कहा है सर कोई खर्चा माइनस नहीं करना। अंडर द हेड सैलरी कोई खर्चा नहीं माइनस करना। ज़कात, WWF, WPPF और एजुकेशनल एक्सपेंस अंडर द हेड सैलरी नहीं आते, ये टोटल इनकम में से डिडक्टेबल अलाउंस होते हैं। सर जी मेरी बात पे करें, अंडर द हेड सैलरी कोई अमाउंट माइनस में नहीं आ सकती। सर टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट की अगर मैं बात करूं, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट हो जाए तो क्या होगा?
वेयर कॉम्पनसेशन इज रिसीव्ड। अब मैंने टर्मिनेशन की स्टोरी आपको सुना दी है कि टर्मिनेशन की असल स्टोरी ये है कि आपकी सर्विसेज टर्मिनेट कर दी गई हैं, ख़त्म कर दी गई हैं और आपको पैसे दे दिए गए हैं। सर टर्मिनेशन जब हो जाती है तो फिर क्या होता है, मैंने जब आपको सेपरेट ब्लॉक आइटम बताया था तो 5 चीज़ें बताई थी, याद है सर? उसमें सबसे पहली चीज़ थी टर्मिनेशन बेनिफिट। इस पर सेपरेट रेट लगेगा। अब देखना, वो कहता है अगर किसी बंदे को टर्मिनेशन बेनिफिट मिला तो उसके पास ऑप्शन है। टर्मिनेशन बेनिफिट का नाम गोल्डन हैंडशेक पेमेंट भी होता है, इसका एक और नाम एक्स ग्रेशिया पेमेंट भी होता है। सर जी एक्स ग्रेशिया पेमेंट, वो आपको एक्स ग्रेशिया पेमेंट कह दे और आपको पता ही ना हो क्या है, GRATI है। एक्स ग्रेशिया पेमेंट भी होता है, गोल्डन हैंडशेक भी होता है। सर जी इस केस में आपके पास ऑप्शन होती है, आप चाहें तो इस बेनिफिट को, पूरे को नहीं, सिर्फ इस लेट से 5 लाख रुपए आपको टर्मिनेशन बेनिफिट मिला है। आपकी सैलरी इनकम थी 16 लाख, आपके पास ऑप्शन है आप इस बेनिफिट को NTR के तौर पे ट्रीट करें। अगर आप NTR के तौर पे ट्रीट करेंगे, इस 16 लाख में 5 लाख ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 21 लाख, इसको इस पे टैक्स लगा देंगे। आप इसी बेनिफिट को सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे भी ट्रीट कर सकते हैं। जब आप किसी चीज को सेपरेट ब्लॉक आइटम पे ट्रीट करते हैं, वो टोटल इनकम में तो शामिल होती है लेकिन टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं होती। उस केस में इस 16 लाख पे टैक्स लगेगा स्लैब से देख के, और इस 5 लाख पे अलहदा टैक्स लगेगा। सेपरेट ब्लॉक आइटम का मतलब ही होता है सेपरेट टैक्स लग सकता है। कितना? उसने कहा पिछले 3 साल की एवरेज टैक्स लायबिलिटी ऑफ लास्ट 3 इयर्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम ऑफ लास्ट 3 इयर्स। तो भाई इस 5 लाख पे टैक्स लायबिलिटी ऑफ लास्ट 3 इयर्स और टैक्सेबल इनकम ऑफ 3 इयर्स, ये अमाउंट बनेगी। इसको लेकर के आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, रेट कैलकुलेट करेंगे। रेट, वो जो रेट निकलेगा उसको 5 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 आप उसको NTR के तौर पे ट्रीट कर दें, यानी जो सैलरी के एंड में आ रहा है उसमें ये 5 लाख भी ऐड कर दें जो टर्मिनेशन बेनिफिट है। जो इनकम आएगी टोटल इनकम टैक्स इनकम उस पर रेट अप्लाई कर लें। ऑप्शन नंबर 2 आप इसको NTR के तौर पे ट्रीट ना करें बल्कि सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे ट्रीट करें। उस केस में जो आपकी सैलरी इनकम है उस पर अलहदा टेबल से देख के टैक्स लगेगा, और जो उसके अलावा वाली इनकम है, जो ये जो 5 लाख टर्मिनेशन बेनिफिट है, इस पर अलहदा रेट लगेगा। कितना? एवरेज ऑफ लास्ट 3 इयर्स, पिछले 3 साल की टैक्स लायबिलिटी डिवाइड बाय पिछले 3 साल की टैक्सेबल इनकम, ये रेट लगेगा। सर ये ऑप्शन आपके पास है, लेकिन आपने कब तक एक्सरसाइज करनी है? रिटर्न फर्निश करनी तो सर जी कब समझा जाएगा कि आपने कोई बेनिफिट वसूल कर लिया? सर मुझे ICAP वालों ने घर दिया, कब समझा जाएगा ये घर मैंने वसूल कर लिया? जब मैंने खुद इसकी चाबी वसूल की है, जब मेरे भाई ने इसकी चाबी वसूल की है, एसोसिएट ने, जब ड्राइवर ने मेरे कहने पर चाबी वसूल कर ली है, जब ड्राइवर ने मेरे भाई के कहने पर चाबी वसूल कर ली है। 4 केसेस। कब? जब मैंने बेनिफिट वसूल किया है, जब एम्प्लॉय कर ले, जब एम्प्लॉय का एसोसिएट कर ले, जब 3rd पर्सन एम्प्लॉय के कहने पर कर ले, जब 3rd पर्सन एम्प्लॉय के एसोसिएट के कहने पर कर ले। कब समझा जाएगा कि ICAP ने मुझे घर दे दिया है? जब ICAP का प्रेसिडेंट मुझे घर की चाबी दे दे, जब ICAP का डायरेक्टर साहब मुझे घर की चाबी दे दें, जब ICAP का ऑफिसर प्रेसिडेंट के कहने पर मुझे घर की चाबी दे दे, जब ICAP का ऑफिसर डायरेक्टर के कहने पर, यार मेरी बात समझ आ रही है? एम्प्लॉय का एसोसिएट 3rd पर्सन एम्प्लॉय के कहने पर, 3rd पर्सन एम्प्लॉय के एसोसिएट के कहने पर चीज वसूल करे,
और जो दे रहा है एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का एसोसिएट, थर्ड पार्टी एम्प्लॉयर के कहने पर, थर्ड पार्टी एम्प्लॉयर के एसोसिएट के कहने पर। सजी बात समझ में आ गई? ये 8 लोग हो गए। 9वीं बात उसने कही है पास्ट एम्प्लॉयर और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर। पास्ट एम्प्लॉयर कौन है? जो पहले एम्प्लॉयर था। और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर कौन है? जो बाद का एम्प्लॉयर। जो यानी मिसाल के तौर पे मैं अभी ICAP में पढ़ा रहा हूँ, मेरी ICMA से बात हो गई, इसके बाद मैं ICMA ज्वाइन कर लूँगा, तो ICMA मेरा प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर हुआ। लो सर, अभी मैंने परक्विजिट की बात की थी और आपको बताया था कि परक्विजिट में बेनिफिट्स कुछ तो कैश में होते हैं और कुछ नॉन कैश होते हैं। सर जी, जो बेनिफिट्स नॉन कैश होते हैं उनकी वैल्यूएशन के लिए टैक्स के रूल्स हैं। जैसे कन्वेंस, कन्वेंस एक बेनिफिट है। कन्वेंस की वैल्यू क्या होगी? जो कि किसी एम्प्लॉय की इनकम में शामिल होकर टैक्स होगी। ICAP वालों ने मुझे गाड़ी दी है, अब ये बेनिफिट है जो मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे दी है, मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स होना है। अब सवाल ये कि कितना बेनिफिट है जो इनकम में शामिल होकर टैक्स होना है? तो इसका जवाब है, देखा जाएगा किस मकसद के लिए गाड़ी दी है। 3 मकासद हो सकते हैं, ऑफिशियल, ऑफिशियल पर्सनल और पर्सनल। अगर तो ICAP ने सिर्फ ऑफिशियल पर्पस के लिए गाड़ी दी है तो फिर कुछ भी मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स नहीं होगा, क्योंकि सारे का सारा फायदा काम करने के लिए है। सजी मेरी बात समझ आ रही है? ICAP लाहौर से ICAP इस्लामाबाद जाना था, यहाँ से ICAP लाहौर गए, ICAP इस्लामाबाद से वापस ICAP लाहौर आए, यहाँ से फॉर एग्जांपल मैंने रिक्शा करके घर गया हूँ, ICAP वालों ने अपनी गाड़ी वापस ले ली है। इसका मतलब है वो सिर्फ मुझे ऑफिशियल पर्पस के लिए गाड़ी दी है। अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए गाड़ी दी है तो वो मेरी इनकम में शामिल नहीं। दूसरे नंबर पे आ गया बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल। बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल। ICAP वाले कहते हैं कि आप इस्लामाबाद जाके घर चल जाएं, घर में भी बच्चों को भी गाड़ी पे घुमाए फिरें, ऑफिशियल काम भी कर लें, घर में भी घुमाए फिरें। ये बोथ ऑफिशियल और पर्सनल है। इस केस में 5% अमाउंट शामिल होगी। और अगर सिर्फ पर्सनल, ICAP वालों ने मुझे 2 गाड़ियां दी हैं। एक गाड़ी सिर्फ घर होती है, मिसेज ने, बच्चों ने स्कूल जाना है, सफारे पे जाना है, उसके लिए, वो प्योरली पर्सनल है। उस केस में 10% इनकम में शामिल होता है। सर जी, स्टेप नंबर 2, ये 5% और 10% किस चीज़ का? सर जी, सवाल यह है कि गाड़ी ICAP की अपनी है या ICAP ने भी किस्तों पे ली हुई है? अगर गाड़ी ICAP की अपनी ओन्ड है तो कॉस्ट का 5% या कॉस्ट का 10%। और अगर गाड़ी ICAP की नहीं है बल्कि ICAP ने भी किस्तों पर ली हुई है तो फेयर मार्केट वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ लीज का 5% या 10%। अब यहां पर एक बात समझने की है। अब वो यहां पर लास्ट टाइम जो सवाल आया उसने टेस्ट पता क्या किया? उसने कहा गाड़ी दी है, एम्प्लॉयर ने दी है गाड़ी, उस दिन जिस दिन लीज गिराई थी उस दिन वैल्यू 6 मिलियन थी, आज वैल्यू 4 मिलियन है। आप ये बताइए कि 6 मिलियन का 5% लेंगे या 4 मिलियन का 5%? एट द टाइम ऑफ इंसेप्शन ऑफ, जब लीज कराई थी उस वक्त क्या फेयर मार्केट वैल्यू थी वो लेंगे। यार मेरी बात समझ आ रही है? लो सर जी आगे चलते हैं। स्टेप नंबर 3 है ड्यूरेशन। सर जी कितने अरसे के लिए गाड़ी, साल पूरा आपके पास रही है या 6 माह रही है या 3 माह रही? जितना अरसा गाड़ी आपके पास रही है उतने अरसे की फ्रैक्शन ले लेंगे, टाइम फैक्टर, और उससे बेनिफिट निकलेगा। ICAP ने मुझे 4 मिलियन वाली गाड़ी 1 जनवरी को दी है फॉर पर्सनल यूज। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? स्टेप नंबर 1, पर्पस क्या है? पर्सनल 10%। स्टेप नंबर 2 क्या है? ओन्ड है या लीज्ड है? कुछ नहीं बताया तो ओन्ड है। स्टेप नंबर 3, कितना अरसा मेरे पास रही? जनवरी है ना, 30 जून को ईयर एंड होता है ना, 6/12। जी भाई, 2 मिलियन के 10% 2 लाख। यार मुश्किल तो नहीं लग रहा?
लो सर आगे चलते हैं। एकोमोडेशन, कन्वेंस की बात खत्म हो गई, उसमें मैक्सिमम बातें यही थी। अच्छा एक बात और मेरे जहन में आई है, कन्वेंस, ये जब आपको ना बाज़-औक़ात वो कन्वेंस की बात भी करता है और बाज़-औक़ात वो कहता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी कराइए। सर जी ये जो कन्वेंस का बेनिफिट आपके एम्प्लॉयर ने आपको दिया ना, इसके अंदर मेंटेनेंस शामिल होती है। अगर आपने ऑयल चेंज करवाया है, आपके एम्प्लॉयर ने उसका ऑयल चेंज करवाया, तो क्या वो बेनिफिट आपकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा? द आंसर इज नो। क्यों? सर ये जो कन्वेंस है इसका मतलब है कि कंपनी मेंटेन्ड कार है, तो वो जो ऑयल चेंज करवाया है या उसकी रिपेयर मेंटेनेंस पे कोई खर्चा है वो आपकी इनकम में शामिल नहीं होगी, चूंकि आपका कन्वेंस का बेनिफिट ऑलरेडी आपकी इनकम में शामिल। या मैं बात पिक कर गए हो? लो सर आगे चलते हैं। एकोमोडेशन, एकोमोडेशन कहते हैं रिहाइश को। अगर मेरा एम्प्लॉयर मुझे रिहाइश देता है तो देखा जाएगा कि वो रिहाइश जो उसने मुझे दी है उस जगह की फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, और दूसरे नंबर पे ये देखा जाएगा कि फेयर मार्केट वैल्यू उस जगह की क्या है, और दूसरे नंबर पे देखा जाएगा 45% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल। इन दोनों में से जो हायर हो, जो मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे रिहाइश के लिए जगह दी है उसका अगर मुझे ना देता तो उसका कितना किराया मिल जाना था, और दूसरे नंबर पे 45% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल। अभी अगला सवाल पैदा हुआ, व्हाट इज मिनिमम टाइम स्केल? तो भाई मिनिमम टाइम स्केल के बारे में वो कहता है द मिनिमम टाइम स्केल से मुराद है ये सर जो जहाँ पर सरकारी इदारे होते हैं या जो इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं जहाँ पर स्केल्स होते हैं, तो हर स्केल की मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी होती है। सर जी एक स्केल है, लेट्स से 17 स्केल, इसकी मिनिमम सैलरी है 150, इंक्रीमेंट लगता है 15,000 रुपये का, मैक्सिमम सैलरी है 2.5 लाख। ऐन मुमकिन है कि इस बंदे की मिस्टर ए जो 17 स्केल का ऑफिसर है इसकी बेसिक सैलरी 180,000 हो, लेकिन जब हम एकोमोडेशन का बेनिफिट लेंगे तो मिनिमम टाइम स्केल का 45% लेंगे। सर जी मिनिमम टाइम, सर मिनिमम टाइम स्केल समझ आया? किसी स्केल की मिनिमम सैलरी मिनिमम टाइम स्केल है। अगर मिस्टर ए को एक ऑफिस दिया गया है, अब मिस्टर ए को रिहाइश दी गई है, तो कितने का बेनिफिट मिस्टर ए को मिल रहा है? तो देखा जाएगा जो रिहाइश इसको दी गई है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है। लेट से उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 1 लाख पर मंथ, मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो बनेगा 12 लाख पर मंथ। ये आ गया फेयर मार्केट रेंट। दूसरे नंबर पे देखा जाएगा 45% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल। अब मिनिमम टाइम स्केल कितना है? बेसिक सैलरी 180 है, वो नहीं लेनी, मिनिमम टाइम स्केल लेंगे। उस जिस स्केल का ही अफसर है उसमें उसका मिनिमम कितना था? सर 1.5 लाख, मल्टीप्लाई बाय 12। जी बताइएगा 18 लाख का 45% कितना बना? सर जी मल्टीप्लाई बाय 12 भी कर दीजिए। ₹1,80,000 का एक सर 1.8 मिलियन का 45% लेना है। ज़रा कंफर्म कर दीजिए 8,10,000 ही बन रहा है? मुश्किल बात पूछ ली मैंने। सर जी 1.5 लाख को मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो 1.8 मिलियन ही बनेगा ना। 1.8 मिलियन का 45% ले लीजिए। तो भाई विच एवर इज हायर, 12 लाख और 8,10,000, विच एवर इज हायर, हायर है 12 लाख, तो 12 लाख उसकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। ये एकोमोडेशन के वाले से बात ही। बाज़ औक़ात रूरल एरिया में या अंडर डेवलप्ड एरिया में किसी को रिहाइश मिली होती है तो इस केस में 45% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल की बजाय 30% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल होता है। लेकिन ये 30% हमने तब लेना है सिर्फ और सिर्फ तब जब उसने सवाल में एक्सप्रेसली बताया हुआ। सर अगली बात है यूटिलिटीज एंड डोमेस्टिक सर्वेंट।
अगर आपका एम्प्लॉयर है, वो आपको कहता है तुम्हारा बिजली का बिल मैं दूंगा, बिल आ गया 1 लाख रुपए का, एम्प्लॉयर ने कहा था सारा मैं दूंगा, 1 लाख रुपए एम्प्लॉयर ने दिया, कितना टैक्सेबल होगा? सर जी बिल एम्प्लॉयर ने दिया है, जितना फायदा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया इनकम में शामिल होकर टैक्सेबल होगा। एक उसने कहा सारा बिल मैं दूंगा, सारे का सारा टैक्सेबल होगा। केस नंबर 2, एम्प्लॉयर ने कहा 50% मैं दूंगा, बिल आया 1 लाख रुपए का, एम्प्लॉयर कितना पे करेगा? 50,000 रुपये। टैक्सेबल कितना होगा? मुश्किल तो नहीं है भाई। तीसरा केस, अगर एम्प्लॉयर ने कहा 10% मैं दूंगा, सर एम्प्लॉयर ने कितना दिया? 10,000 टैक्सेबल होगा। हाँ, अगर एम्प्लॉयर ने कहा तुम 10,000 रुपये करो, ऊपर जितना होगा वो मैं दूंगा, बिल आ गया 1 लाख रुपए, एम्प्लॉयर ने कितना दिया? 90,000। कितने का फायदा हो गया जो टैक्सेबल होगा? 90,000 का। आसान अल्फाज में, जितने का फायदा भी एम्प्लॉयर ने दिया ना एम्प्लॉय को, वो एम्प्लॉय की इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। सर ये दफ्तर के बिल की बात कर रहा है या घर के बिल की बात कर रहा है? घर के बिल की बात कर रहा है, दफ्तर के बिल की बात नहीं कर रहा। सर आगे आ जाइए, हम बात करते हैं डोमेस्टिक सर्वेंट की। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहता है मैं तुम्हारे घर बावर्ची की तनख्वाह मैं दूंगा, तुम्हारे घर के सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह मैं दूंगा, तुम्हारे घर के खानसामा की तनख्वाह, तुम्हारे घर के गार्डनर की तनख्वाह मैं दूंगा। डोमेस्टिक सर्वेंट घर के मुलाजिम की तनख्वाह अगर आपका एम्प्लॉयर दे रहा है तो वो भी बेनिफिट है जो आपकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। फिर कह रहा हूँ, अगर मैं आई कैप में पढ़ाता हूँ, आई कैप मुझे एक टीए अलॉट करते हैं, तो ये टीए कोई डोमेस्टिक काम कर रहा है या ऑफिशियल काम कर रहा है? इसकी तनख्वाह मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स नहीं होगी। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? ऑफिशियल असिस्टेंट जो होता है उसकी सैलरी मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स नहीं होगी। सर जी मेरी बात समझ रहे हैं? दिस इज यूटिलिटी एंड डोमेस्टिक सर्वेंट। 2-3 छोटी छोटी बातें हैं, जरा वो बता दूं फिर बताता हूं। सर जी अगर एम्प्लॉयर कहता है तुम्हारा मैं पे बात रुक गई। सब कुछ सेट हो गया, चलें सर जी। अगर मैं फॉर एग्जांपल बैरिया टाउन में जॉब करता हूं और अपने एम्प्लॉयर को कहता हूं कि ये कॉर्नर का प्लॉट मुझे दे दें, और मेरा एम्प्लॉयर कहता है कि जनाब ये प्लॉट 10 करोड़ रुपए का है, तो मैं कहता हूं सर जी ये प्लॉट आप मुझे गिफ्ट कर दें। मेरा एम्प्लॉयर मुझे वो प्लॉट दे देता है, तो उसने मुझे कितने का फ़ायदा दिया? 10 करोड़ रुपए का फ़ायदा मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। एक केस है कि मेरा एम्प्लॉयर कहता है 10 करोड़ रुपए का प्लॉट है, क्या तबीयत ठीक है कि तुम्हें 10 करोड़ का प्लॉट दे दूं? तो सर फिर मैंने कहा जी आप इस तरह करें, फिर मुझे 8 करोड़ का दे दें। उन्होंने कहा ये ठीक है। 10 करोड़ वाला प्लॉट मुझे उसने कितने का दे दिया? कितने का फ़ायदा दिया? ये जो 2 करोड़ का फ़ायदा उसने मुझे दिया है वो मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। इसी तरह इस सर्विसेज का भी होता है। अगर मैं होंडा में जॉब करता हूँ लेट से, और होंडा को कहता हूँ कि मेरी गाड़ी को रिपेयर एंड मेंटेनेंस करे, सर जी होंडा वाले फ्री में कर देते हैं, तो जितनी रिपेयर उन्होंने की वो इनकम में शामिल होकर वो टैक्सेबल होगी अंडर दैट सैलरी। हाँ ऐसा भी हो सकता है कि रिपेयर 3 लाख की थी, उन्होंने मुझे कहा जी तुम 1 लाख दे दो, 2 लाख तुम्हें माफ़ कर देंगे। मैं होंडा का एम्प्लॉई हूँ और एम्प्लॉयमेंट की वजह से मुझे 2 लाख रुपए की रियायत हुई है। ये जो रियायत, ये जो फ़ायदा, ये जो बेनिफिट मुझे हुआ है मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। सर जी अगली बात ये है कि कोई भी फ़ायदा जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया, कोई भी फ़ायदा जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे, काम करने के लिए नहीं, काम करने के एवज,
वो उसकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। बाज़ औक़ात एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को डेप्रिशिएबल एसेट्स दे देता है। माइक्रोवेव दे दिया है, नौकरी छोड़ी, कहते हैं माइक्रो वापस करो। एक केस तो यह है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पक्का पक्का माइक्रोवेव ओवन दे दिया, ठीक है, पक्का पक्का एसी दे दिया, पक्का पक्का वॉशिंग मशीन दे दी, फिर तो मसला ही नहीं है। बाज़ औक़ात डेप्रिशिएबल एसेट रिटर्नेबल बेसिस पर दी जाती है। दिया है माइक्रोवेव, बाद में कहा है वापस कर दो, तुमने नौकरी छोड़ दी। अब 1 साल में उसको कितना फ़ायदा मिला? अगर तो उसको पक्का पक्का दे दिया था तो माइक्रोवेव की जो भी कीमत थी वो उसकी इनकम में शामिल हो जाएगी, जो कि उसको मिल गया। हाँ, केस नंबर 2 ये है कि उसको पक्का नहीं दिया, बल्कि उसको क्या कहा है, उसको कहा है कि ये रिटर्नेबल बेसिस पर है। रेफ्रिजरेटर दिया है रिटर्नेबल बेसिस पर। अब 1 लाख रुपए का लेट से रेफ्रिजरेटर था और उसकी यूजफुल लाइफ थी 10 साल, तो 10 साल यूजफुल लाइफ थी, तो डेप्रिसिएशन कितनी बनी? 10,000। ये 10,000 रुपए का फायदा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है। अगर कोई एसेट हो और वो रिटर्न बेसिस पर दिया जाए, एसेट हो रिटर्न बेसिस पर दिया जाए, तो जो डेप्रिसिएशन होगी वो असल में वो बेनिफिट होगा जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है, और वो डेप्रिसिएशन के बराबर ये बेनिफिट एम्प्लॉय की इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। सर जी, जितने अरसे के लिए मिला ये बेनिफिट है। सर जी, अगली बात जो आपको बताने लगा हूं, इस यूनिट की सेकंड यूनिट की सबसे ट्रिकी बात है, ध्यान से समझिएगा। ये जो टॉपिक है इसका नाम है इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल लोन। इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल लोन। इसमें एक इंटरेस्ट फ्री लोन, मैंने अपने एम्प्लॉयर से 20 मिलियन का लोन लिया। अब 3 तरह के अरेंजमेंट हो सकते हैं। मेरा एम्प्लॉयर बहुत अच्छा आदमी है तो मुझे वो लोन इंटरेस्ट फ्री दे देगा। मेरा एम्प्लॉयर बस दरमियाना ही आदमी है तो मुझे रियायती लोन दे देगा। 10% बेंचमार्क रेट है। अगर 10% से कम इंटरेस्ट लेकर मुझे लोन दे दे तो फिर मैं ऐसे एम्प्लॉयर को अच्छा ही कहूँगा ना। अगर इंटरेस्ट फ्री दे दे फिर तो बहुत ही अच्छा है। और अगर 10% बेंचमार्क रेट है और वो कहे नहीं मैं 12% पे तुम्हें लोन दूंगा, फिर अल्लाह पाक शुक्र, ठीक है। यानी इस केस में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अगर इंटरेस्ट फ्री लोन देगा तो उसने एम्प्लॉयर ने कितने का फायदा दिया? 10% के हिसाब से एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को फायदा दिया। अगर कंसेशनल लोन देगा उसने 4% के हिसाब से 4% पर लोन दिया है, फायदा कितने परसेंट का दिया है? 6% का दिया है। इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। पॉइंट नंबर 3, अगर उसने 12% के हिसाब से लोन दिया तो भैया उसने पैसे कितने वसूल करने हैं? 24 लाख रुपए, 24 लाख उसने वसूल करना है। 20 मिलियन का लोन है तो 2.4 मिलियन उसने वसूल करना है। हाँ, कितना बेनिफिट दिया है? केस नंबर 1 में इंटरेस्ट फ्री में 2 मिलियन पूरा ही बेनिफिट था। केस नंबर 2 में 1.2 मिलियन पूरा ही बेनिफिट था। केस नंबर 3 में कोई बेनिफिट नहीं दिया। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? कोई बेनिफिट नहीं दिया। हाँ, अब मुझे कितनी पेमेंट करनी पड़ रही है? सर जी केस नंबर 1 में कोई पेमेंट नहीं कर रहा, केस नंबर 2 में मैं, चलो यार 4%, यार एक पानी की बोतल दे दें, अगर अब लाइट जाए तो कम से कम पानी तो पीऊंगा। लो सर। कंसेशनल रेट, अब पेमेंट की बात हो रही थी ना, मैं यहां पर था। सर जी
4% दूंगा। अगर 4% पे लोन दिए तो 4% मैं कैश पे कर रहा हूँ और वो कितना बनेगा, 2 मिलियन का 4% 8 लाख। सर केस नंबर 3 सारी पेमेंट ही कराऊंगा, चूंकि लोन ही इंटरेस्ट रेट 12% है तो बेनिफिट तो कुछ भी नहीं मिला, सारे का सारा पे हो रहा होगा। तो भाई एक है इंटरेस्ट फ्री लोन, एक है कंसेशनल लोन और एक है अबव बेंचमार्क लोन। सबसे पहला जुमला ये है, अगर मेरा एम्प्लॉयर मुझे इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल लोन देगा तो इंटरेस्ट फ्री के केस में बेंचमार्क रेट के बराबर उसने मुझे फायदा दिया है। कंसेशनल लोन के केस में बेंचमार्क रेट और एक्चुअल रेट जो उसने चार्ज किया उसके डिफरेंस के बराबर उसने फायदा एम्प्लॉय को दिया है और एम्प्लॉय की इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा अंडर द हेड सैलरी। यस और नो? अब अगला जुमला सुनो। अगला जुमला यह है कि ये वाली इनकम जो लोन की वजह से उसको उसकी अंडर द हेड सैलरी आई है, ये रूल अप्लाई नहीं होगा। अगर लोन 1 मिलियन तक हो या अगर एम्प्लॉय ने खुद भी इंटरेस्ट वेव कर दिया हो, इन 2 केसेस में अगर एम्प्लॉय ने इंटरेस्ट वेव कर दिया हो या लोन 1 मिलियन तक हो, ये 2 ऐसे केसेस हैं जिस केस में वो कहता है कि आपका कुछ भी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी नहीं होगा। मैंने पहले 2 जुमले बोले हैं। पहला जुमला तो ये कहा है कि भैया अगर इंटरेस्ट फ्री लोन था तो बेंचमार्क रेट के बराबर, और अगर कंसेशनल लोन था तो बेंचमार्क रेट और जितना रेट चार्ज किया उसके डिफरेंस के बराबर फायदा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है और एम्प्लॉय की इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। दूसरा पॉइंट मैंने ये कहा था कि ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा, यानी कुछ भी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी नहीं होगा अगर लोन कितना हो, 1 मिलियन तक हो। दूसरा, ये वाली बेनिफिट टैक्सेबल नहीं होगा अगर इंटरेस्ट एम्प्लॉय को इंटरेस्ट मिलना था, एम्प्लॉय ने इंटरेस्ट वसूल करना था और उसने माफ कर दिया, उसने कहा मैं सूद नहीं लूंगा। उसके जवाब में एम्प्लॉयर ने उसको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया। अब ना एम्प्लॉय ने इंटरेस्ट लिया है ना एम्प्लॉयर ने उसको इंटरेस्ट चार्ज किया, उसने एम्प्लॉयर ने भी उसको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया। इस केस में जो बेनिफिट एम्प्लॉय को मिलेगा वो टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी नहीं होगा। इसकी एग्जांपल ये है, जब हम किसी कंपनी में जॉब करने जाते हैं तो वो हमसे पी फंड फॉर्म में लिखवाते हैं, ये आप इंटरेस्ट लेना पसंद करेंगे? फॉर एग्जांपल मैंने कहा मैं इंटरेस्ट नहीं लूंगा, मैंने पी फंड के बैलेंस पे इंटरेस्ट लेने से इनकार कर दिया। अब इसके जवाब में मेरे अब मैंने इंटरेस्ट नहीं ले रहा, मैंने जब लोन लिया तो मेरे एम्प्लॉयर ने भी मुझसे इंटरेस्ट नहीं लिया और उसने भी इंटरेस्ट फ्री लोन दिया। इस केस में मुझे फायदा हुआ, लेकिन ये फायदा टैक्सेबल नहीं। यार क्या ये बात आपको समझ आई? यस और नो? अच्छा, अगर ये दोनों बातें आपको समझ आ गई तो अब अगली बात सुनो। ये बात बड़ी ध्यान से सुनने वाली है। सर मैंने लोन लिया अपने एम्प्लॉयर से, उस लोन से मैंने एसेट खरीदा, उस एसेट से इनकम जनरेट हुई, वो इनकम चार्जेबल टू टैक्स थी। मैंने अपने एम्प्लॉयर से लोन लिया, मैंने आई कैप से 20 लाख का लोन लिया, उस लोन से मैंने गाड़ी खरीदी, गाड़ी खरीदकर मैंने ऊबर पे दे दी, ऊबर से मुझे इनकम जनरेट होने लग गई। सवाल ये है, ये जो इनकम मुझे मिल रही है, इस इनकम में से क्या प्रॉफिट ऑन डेट या इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करने की इजाजत है? तो इसका जवाब है यस। अगर मैंने अपने एम्प्लॉयर से लोन लिया और उस लोन से एसेट खरीदा, उस एसेट से इनकम जनरेट हुई,
उस इनकम में से ये वाला इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करने की इजाज़त है, तो इसका जवाब है यस, वो वाला लोन माइनस करने की इजाज़त है। कितना? कहते हैं बेंचमार्क रेट के हिसाब से माइनस करने की इजाज़त है। इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल लोन के केस में, मैं फिर अपना जुमला मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ, रिवीजन क्लास है, तीसरी बार बोल रहा हूँ। इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल लोन के केस में मैंने लोन लिया, उससे एसेट खरीदा, एसेट से इनकम जनरेट हुई, इनकम चार्जेबल टू टैक्स थी, उस इनकम में से क्या प्रॉफिट ऑन डेट, इंटरेस्ट ऑन लोन एज डिडक्शन अलाउ होगा? यस अलाउ होगा। कितना? बेंचमार्क रेट के हिसाब से, बेंचमार्क रेट के हिसाब से अलाउ होगा। अब ये देखो प्रॉफिट ऑन डेट अलाउ होगा कितना? सर पहले इंटरेस्ट फ्री लोन के केस में कितना? बेंचमार्क रेट के हिसाब से। कंसेशनल लोन के केस में कितना? बेंचमार्क रेट के हिसाब से। अबव बेंचमार्क, अगर मैंने लोन अबव बेंचमार्क पर लिया है, यानी कुछ भी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी नहीं है, तो कितना माइनस होगा? एक्चुअल। इन दोनों केसेस में क्या है? बेंचमार्क। आपको एक और टोटका बताऊं सर जी, ये देखो, जितना बेनिफिट अंडर द हेड सैलरी टैक्स हुआ है प्लस जितना पे किया, इन दोनों को जमा करें, ये वाली अमाउंट माइनस करने की इजाजत होगी। केस नंबर 1 में 2 बिलियन बन रहा है, केस नंबर 2 में देखना जितना अंडर द हेड सैलरी टैक्स हुआ है 12 लाख है, जितना पे किया 8 लाख है, दोनों को जमा करें, ये भी 2 मिलियन बनता है, 20 लाख बनता है, ये माइनस करने की इजाजत होगी। तीसरे केस में देखो, जितना अंडर द हेड सैलरी टैक्स हुआ और जितना एक्चुअल पे किया माइनस करने की इजाजत। यार मेरी बात समझ आ रही है? कंक्लूजन ये है, जितना अंडर द हेड सैलरी टैक्स हुआ प्लस जितना एक्चुअल में पे किया, दोनों को जमा करें, ये माइनस करने की इजाजत है। कब? और ये कितना बनेगा? इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल लोन के केस में तो ये बेंचमार्क बनेगा, और अबव बेंचमार्क के केस में एक्चुअल बनेगा। सर जी ये मैंने आपको स्टोरी सुना दी। अगर हायर देन बेंचमार्क है तो एक्चुअल जितना पे कर रहे हो सारा माइनस करने की इजाजत होगी। सर जी मैं अपने एम्प्लॉयर के पास गया और मैंने एम्प्लॉयर को कहा कि मैंने जो आपसे 70 लाख रुपए का लोन लिया हुआ था मुझे माफ़ कर दे। एम्प्लॉयर ने मुझे माफ़ कर दिया। अब इस केस में कितना फ़ायदा मुझे हुआ? जितने का लोन एम्प्लॉयर ने वेव किया है वो सारा मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा अंडर द हेड सैलरी। केस नंबर 2, मैं अपने एम्प्लॉयर के पास गया और मैंने जाके कहा कि मिस्टर ए मैंने मिस्टर ए का 25 लाख देना है, प्लीज़ आप उसका 25 लाख पे कर दें। एम्प्लॉयर ने 25 लाख पे कर दिया। इस केस में 25 लाख का फ़ायदा मुझे हुआ है, मेरी इनकम में शामिल होगा और टैक्स होगा अंडर दैट सैलरी। सर ये तो सीधी सीधी बातें हैं। आम तौर पे क्या होता है, मैंने अपने एम्प्लॉयर को कहा मुझे 70 लाख माफ़ कर दो, मेरे एम्प्लॉयर ने कहा मैं 20 लाख माफ़ करूँगा, 50 लाख तुम्हें फिर भी अदा करना पड़ेगा। तो मेरा कितना लोन वेव हुआ है? 20 लाख का, वो मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। मैंने अपने एम्प्लॉयर को कहा कि वो 25 लाख रुपए मैंने मिस्टर ए का देना है, वो आप अदा कर दो। मेरे एम्प्लॉयर ने अदा किया और कहा कि भाई मैं तुम्हारी तनख्वाह से काटूंगा। कितना बेनिफिट मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे दिया? कोई बेनिफिट नहीं दिया। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? अगर मेरा एम्प्लॉयर अदा करे और मुझे माफ कर दे, मुझसे पैसे वसूल ना करे, फिर मेरी इनकम है। अगर वो अदा करके कहे भी ए खुदार है, सर जी समझ आ रही है, तो असल में कोई बेनिफिट मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे नहीं दिया। हाँ अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए लूँगा तो फिर उसको एक लोन तस्वुर किया जाएगा जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है और वो वाले रूल लगेंगे। सर मैंने आपको यूनिट 2 पढ़ा दिया, अब ज़रा आगे चल लूँ रिटायरमेंट बेनिफिट्स की तरफ। यार 3 ही भाई रिटायरमेंट बेनिफिट हैं सर जी, एक ग्रेचुटी, एक पी फंड और एक पेंशन। ग्रेचुटी, पी फंड और पेंशन। सबसे पहले बात करता हूँ ग्रेचुटी की। सर जी ध्यान से, बस ये आम तौर पे इसका रट्टा नहीं आना, कॉन्सेप्ट आने हैं। मैंने जितनी भी अब तक आपसे सैलरी की बात की सारी कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन है,
सर जी देखना ग्रेचुटी का भी माइंड मैप देखो। सर जी सबसे पहले स्टेप नंबर 1 गवर्नमेंट ग्रेचुटी है, इफ यस एग्जेम्प्ट। स्टेप नंबर 2 गवर्नमेंट ग्रेचुटी नहीं है, देखना पड़ेगा अप्रूव्ड है या अप्रूव्ड नहीं। अगर अप्रूव्ड है तो देखना पड़ेगा फंड है या स्कीम है। अगर फंड होगा तो एग्जेम्प्ट, अगर स्कीम होगा तो 3 लाख तक एग्जेम्प्ट, और अगर अप्रूव्ड नहीं है तो 75,000 या 50% ऑफ ग्रेचुटी विच एवर इज लो, इस हद तक एग्जेम्प्ट। सर जी 4.5 लाख की ग्रेचुटी मिली है, केस नंबर 1 अगर गवर्नमेंट ग्रेचुटी मिली है तो बोलो तो सही यार। सर जी केस नंबर 2 अगर अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड के तहत मिली है तो एग्जेम्प्ट, और अगर अप्रूव्ड ग्रेचुटी स्कीम के तहत मिली है तो सर जी 4.5 लाख की ग्रेचुटी मिली है, 3 लाख तक एग्जेम्प्ट है, यानी बाकी 1.5 लाख क्या होगा, टैक्सेबल होगा। ठीक हो गई बात। और अगर अनअप्रूव्ड है तो सर जी 450,000, उसने कहा 75,000 या 50% ऑफ ग्रेचुटी कितना बना 225, विच एवर इज लो, लोअर कौन सा है 75,000 तक एग्जेम्प्ट है, टैक्सेबल कितना आ गया 375,000। यार मुश्किल तो नहीं लग रहा। सेपरेट ब्लॉक आइटम में 5 बातें थी। दूसरी बात ये अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी है, इसमें आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे तो एनटीआर के तौर पे टैक्स कर लें, चाहे तो 3 साल की एवरेज ले लें। जो दोनों सेपरेट ब्लॉक आइटम सैलरी के हेड में फॉल करते हैं उसमें सेपरेट ब्लॉक आइटम या सेपरेट रेट होता है, वो रेट 3 साल की एवरेज है, पिछले 3 साल की टैक्स लायबिलिटी डिवाइड बाय पिछले 3 साल की टैक्सेबल इनकम। और ये वाली ऑप्शन सिर्फ किसके पास है, अनअप्रूव्ड वाले के पास। अनअप्रूव्ड वाले को रियायत मिल रही है, देखिए आपने एग्जेम्प्ट हो जाती है 75,000 या 225,000 वाली बात। सर ये जो आपको रियायत मिल रही है तो इसके वाले से इस रूल की एक्सेप्शन भी है। 4 केसेस में ये वाली रियायत नहीं मिलेगी, 4 केसेस में ये वाली एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। केस नंबर 1 मैंने पहले ये बता दिया, एनटीआर और एफडी रेट है। केस नंबर 1 अगर पेमेंट पाकिस्तान में वसूल नहीं की गई तो ये वाली एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। जितनी अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी की अमाउंट होगी पूरी टैक्सेबल होगी। सर अगर डायरेक्टर को मिला है और वो रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है तो फिर उसको भी ये वाली रियायत नहीं मिलेगी। सर पेमेंट रिसीव बाय नॉन रेजिडेंट, अगर नॉन रेजिडेंट को पेमेंट की गई तो भी ये वाली एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। एग्जेम्पशन है कितनी 75,000, 50% ऑफ ग्रेचुटी, यही बात बढ़ाई है ना। ये वाली रियायत इन 4 लोगों को नहीं मिलनी, एक से ज्यादा ग्रेचुटी, नॉन रेजिडेंट को पेमेंट, पाकिस्तान से बाहर पेमेंट, ऐसे डायरेक्टर को पेमेंट जो रेगुलर एम्प्लॉई नहीं है। सर जी ग्रेचुटी की बात खत्म हो गई। पेंशन में 5 बातें हैं। बात नंबर 1 पेंशन एग्जेम्प्ट। बात नंबर 2 अगर कोई बंदा रिटायर होने के बाद दोबारा अपनी जॉब को कंटिन्यू कर लेता है और उसे सैलरी भी मिल रही होगी और पेंशन भी मिल रही होगी, इस केस में पेंशन एग्जेम्प्ट नहीं होगी, टैक्सेबल होगी। बात नंबर 3 अगर मोर देन 1 पेंशन हो तो हायर वाली पेंशन को एग्जेम्प्ट कर देंगे और जो लोअर वाली पेंशन होगी ये टैक्सेबल हो जाएगी। 3 बातें हो गई। बात नंबर 4 अगर किसी बंदे की उम्र 60 साल से ज्यादा है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ टैक्स ईयर तो बस फिर बहस नहीं करनी, उम्र उसकी ज्यादातर गुजर गई है, अब इस पे एग्जेम्प्ट, अब इसकी पेंशन पे टैक्स लगना ही नहीं है भाई, जिसकी उम्र 60 साल हो गई बस ठीक है, वो बोनस ही है। उसके बाद टैक्स सालों के मुताबिक, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, फॉर अ पर्सन ओवर 60 ईयर्स। अगली बात, हाँ अगर कोई सरकारी मुलाजिम या सरकारी मुलाजिम है या पाक आर्मी, इन 2 तरह के लोगों को, कौन भाई, मैं अपनी बात से नहीं कह रहा, ये देखें
जो लिखा हुआ है आपके सामने पेश है, पाकिस्तान का कानून है, मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस यानी पाकिस्तान आर्मी का नुमाइंदा हो या फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मुलाजिम, वो स्क्रीन देखे कट गई, लेकिन पाकिस्तान आर्मी की बात इस पर भी आ रही है। नो सर, इन केसेस में क्या करना है, एग्जेम्प्ट, बगैर किसी शर्त के एग्जेम्प्ट। 5 बातें थी, एग्जेम्प्ट होगी। बात नंबर 2, नौकरी कंटिन्यू कर ली है, टैक्सेबल होगी। बात नंबर 3, नौकरी कंटिन्यू की है उसी के पास या उसके एसोसिएट के पास। बात नंबर 3, एक से ज्यादा है तो भी हायर वाली एग्जाम दूसरी पे टैक्स लेगा। बात नंबर 4, 60 साल से ऊपर वाले बंदा एग्जाम्प्ट। बात नंबर 6, सरकारी मुलाजिम पाकिस्तान आर्मी का बंदा एग्जाम्प्ट। एक आर्मी का बंदा रिटायर होने के बाद दोबारा आर्मी ज्वाइन करता है और वहां पर जॉब करता है और उसको पेंशन भी मिल रही है और सैलरी भी मिल रही है, क्या पेंशन एग्जाम्प्ट होगी या टैक्सेबल होगी? एग्जाम्प्ट होगी। क्योंकि अगर पाकिस्तान आर्मी या फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मुलाजिम की बात आ गई तो फिर आपने कुछ नहीं सोचना, एग्जाम्प्ट। 60 साल से ऊपर की बात आ गई पेंशन की, आपने कुछ नहीं सोचना, एग्जाम्प्ट। सर जी अगली बात करने लगा हूं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा। प्रोविडेंट फंड क्या है? सर ये जो बातें हमने पढ़ी है ना, ग्रेचुटी, ये एक बार बड़ी रकम मिलती है नंबर ऑफ सर्विसेज की बेस पर, और फिर बात की पेंशन, ये हर महीने एक छोटी अमाउंट मिलती है रेकरिंग बेसिस पर, ये पेंशन कहलाती है। अब बात करें प्रोविडेंट फंड की। प्रोविडेंट फंड एक ऐसा फंड होता है जिसके अंदर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं और उसे इन्वेस्ट कर देते हैं। उस इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है और फिर एक एक्यूमुलेटेड बैलेंस बन जाता है। एक्यूमुलेटेड बैलेंस बन जाता है, ये सर नोट कीजिएगा, एक्यूमुलेटेड बैलेंस बन जाता है। पहला साल, क्यों इस तरह का है? पहला साल हो गया, अगले साल की बात कर रहा हूं। अगर इसने पहले साल ही नौकरी छोड़ दी, इसको 4400 मिलेगा। अगला साल आ गया, फिर इसने 2000 कंट्रीब्यूट किया, फिर एम्प्लॉयर ने भी 2000 कंट्रीब्यूट किया। अब टोटल बैलेंस कितना बन गया है सर? 4400 प्लस 4000, 8400। अब इस पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा? पहले साल पे तो 10% के हिसाब से मिल रहा है ना, बैलेंस के हिसाब से। अब एक्यूमुलेटेड बैलेंस 2 साल बाद कितना हो जाएगा? 9240। सर जी असल में ये स्ट्रक्चर अगर आपको पता होगा ना, फिर आपको जो प्रोविडेंट फंड है ना उसकी समझ आएगी। सर जी अब जरा देखना, प्रोविडेंट फंड अगर तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है बस फिर कोई बात नहीं सोचनी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में कोई टैक्स है ही नहीं, खत्म। अगर अनरिकग्नाइज्ड पी फंड है, कहीं पर टैक्स नहीं लगेगा। जब बंदा पैसे वसूल करेगा उस वक्त टैक्स लगेगा, पूरी अमाउंट पे नहीं। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट पे टैक्स लगेगा, पूरी अमाउंट पे टैक्स नहीं लगेगा। आ जाओ जरा उसी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। सर जी फॉर एग्जांपल ईयर 2 पे वो बंदा चला गया, अब उसे कितने पैसे मिलेंगे? अगर अनरिकग्नाइज्ड है, टोटल अमाउंट मिलेगा 9240। टैक्सेबल कितनी अमाउंट होगी? सर जी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना था? 4000। इंटरेस्ट कितना था? 1240। तो 5240 इस अमाउंट पे टैक्स लगेगा। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे टैक्स नहीं लगेगा। तो एक्यूमुलेटेड बैलेंस जब वसूल करेगा तब कितनी अमाउंट पे टैक्स लगेगा? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट पे, या टोटल अमाउंट में से एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन लेस कर दें, एक ही बात है। या मेरी बात पिक कर गए हो? 9240 में से 4000 ये वाले लेस कर देते एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, तो भी कितना बनना था?
5240, इधर भी 5240 ही बना। सर जी क्लियर होगी बात? अच्छा जनाब, मैं आपको गवर्नमेंट पी फंड और अनरिकग्नाइज पी फंड पढ़ा चुका। अब जो अगली बात है वो है रिकग्नाइज्ड पी फंड की। सर रिकग्नाइज्ड पी फंड में एम्प्लॉय के केस में गौर करो, कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं। एम्प्लॉयर के केस में सिर्फ एक, सर अगर रिकग्नाइज का मतलब होता है मंजूर शुदा, अगर एफबीआर वालों के लिए, एफबीआर वालों के सामने ये मंजूर शुदा है, ये एफबीआर वालों से मंजूर शुदा है, तो जब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा होगा ना तो उस पर टैक्स लगेगा। जब इंटरेस्ट मिल रहा होगा ना तो उस पर टैक्स लगेगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा, टैक्स लगेगा, लेकिन रियायत है, एग्जाम्प्ट होगा। कितना? 1.5 लाख या 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी विच एवर इज लोअर, इस हद तक एग्जाम्प्ट होगा। लेट्स से 10 लाख रुपए सैलरी है, बेसिक सैलरी 10 लाख है, डीएनएस अलाउंस 2 लाख है। एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है पी फंड में? लेट्स से उसने कंट्रीब्यूट किया है 1,80,000, तो 1,80,000 एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है। अब एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन कौन सा फंड है? रिकग्नाइज्ड पी फंड है। एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन पे टैक्स लगेगा? हाँ जी लगेगा। कितना? 1,80,000 पे उसने कंट्रीब्यूट किया है, इसको एग्जाम्प्ट होगा। कितना सर? 1.5 लाख या 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी। सर बेसिक सैलरी कितनी थी? 10 लाख। डीएनएस अलाउंस कितना था? 2 लाख। टोटल कितना हो गया? 12 लाख डिवाइड बाय 10 करूं तो कितना आएगा? 1,20,000। इसमें से लोअर कौन सा है? 1,20,000 तक एग्जेम्प्ट होगा, तो टैक्सेबल कितना हो गया? और यार मुश्किल तो नहीं लग रहा, ये वो बात कह रहा है। ये कह रहा है भाई एग्जेम्प्ट अप टू लोअर ऑफ 1.5 लाख या 1/10 तो बेसिक सैलरी डीएनएस अलाउंस। और अगर इंटरेस्ट क्रेडिट की, इंटरेस्ट जो क्रेडिट हुआ है उसके वजह से वो कहता है ऑन रिसीट मैंने लिख दिए एग्जेम्प्ट अप टू हायर ऑफ 16% या 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी। अगर इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है 6 लाख का, इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया है 6 लाख का और कितने परसेंट इंटरेस्ट मिला है? 20%, तो क्या करेंगे? इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है 6 लाख का, इसके रिकॉग्नाइज पी फंड में, इस केस में हम करेंगे क्या? इस केस में हम करेंगे एग्जेम्प्ट अप टू हायर ऑफ। सर हायर ऑफ कितना लूं? सर जी इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 16% कैसे निकालूं? सर जी अगर 6 लाख 20% के हिसाब से निकला है तो 6 लाख को डिवाइड बाय 20% करके मल्टीप्लाई बाय 16% करूं तो 16% निकल आएगा। सर जी 6 लाख डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 16 क्या? सर जी बताएगा कितना बनना? 4,80,000। दूसरे नंबर पे वो कहता है 6 लाख डिवाइड बाय 20। दूसरे नंबर पे कहता है 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंस कितना है? सर 12 लाख ही है ना, सवाल में ऊपर दिया हुआ है। अब 1/3 ऑफ ये करेंगे 12 लाख, कितना बना? इन दोनों में से कौन सा लेना है? हायर। इन दोनों में से कौन सा लेना है? हायर। तो भाई 4,80,000 तक एग्जेम्प्ट होगा और 1,20,000 टैक्स। यार मेरी बात समझ आ गई है सर जी? ये गेम है, मैंने आपको पी फंड बड़ी डिटेल में बता दिया। बेनोवलेंट फंड एग्जेम्प्ट। अदर बेनिफिट्स, अदर बेनिफिट्स में बात करता हूं। अगर आपका एम्प्लॉयर रेस्टोरेंट है और आपको फ्री या सब्सिडाइज खाना देता है, आपका एम्प्लॉयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और आपको फ्री या सब्सिडाइज
एजुकेशन देता है। आपका एम्प्लॉयर हॉस्पिटल और क्लिनिक है, सर आपका एम्प्लॉयर अगर अस्पताल है और आपका फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट है तो एग्जाम्प्ट है। अगर आपका एम्प्लॉयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और आपको एजुकेशन फ्री है, सब्सिडाइज मिलती है तो एग्जाम्प्ट है। आपका एम्प्लॉयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और आपका इलाज करवा रहा है तो ये क्रॉस नहीं चलना। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? आपका एम्प्लॉयर रेस्टोरेंट है और आपको फ्री है सब्सिडाइज फूड दे रहा है, इस केस में ये चीजें एग्जाम्प्ट होंगी। सर मेडिकल अलाउंस एंड रीइंबर्समेंट्स बड़ा आसान एरिया है और पता नहीं क्या बात है कि अगर मैं 50 न्यूमेरिकल देखूं सैलरी के तो 48 में ये वाली एडजस्टमेंट आई होती है, हालांकि ये बहुत आसान है। सबसे पहली बात, मेडिकल अलाउंस अगर अकेला हो तो 10% ऑफ बेसिक सैलरी तक एग्जाम्प्ट होता है, एग्जाम्प्ट अप टू 10%। बेसिक सैलरी एक बंदे की 4.5 लाख, सॉरी मेडिकल अलाउंस मिला है 4.5 लाख, बेसिक सैलरी है 30 लाख, तो बेसिक सैलरी का 10% लिया बन गया 3 लाख। 3 लाख तक एग्जाम्प्ट होगा, बाकी 1.5 लाख क्या होगा? टैक्स। दूसरे नंबर पे आ जाए मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी के बारे में फौरन देखेंगे कि एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है या एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अगर एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, एनटीएन ऑफ द प्रैक्टिशनर या हॉस्पिटल है, अटेस्टेड इनवॉइसेस आर अटेस्टेड बाय द एम्प्लॉयर है, एनटीएन ऑफ द प्रैक्टिशनर और अटेस्टेड, क्या चीज अटेस्ट हो रही है? इनवॉइसेस आर अटेस्टेड बाय एम्प्लॉयर, तो ये बिल्कुल एग्जाम्प्ट होगा। हाँ अलबत्ता एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो टैक्सेबल होगा। सर मेडिकल अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटी अगर दोनों हैं तो मेडिकल अलाउंस एग्जाम्प्ट होगा और मेडिकल फैसिलिटी टैक्सेबल होगी। अगर मेडिकल अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटी दोनों हैं तो पहले मेडिकल फैसिलिटी को देखेंगे, मेडिकल फैसिलिटी एग्जाम्प्ट होगी और मेडिकल अलाउंस टैक्सेबल होगा। अगर मेडिकल फैसिलिटी एग्जाम्प्ट होगी तो मेडिकल अलाउंस टैक्सेबल होगा। मेडिकल अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटी दोनों मिल रही हैं, मेडिकल फैसिलिटी अगर टैक्सेबल होगी तो फिर मेडिकल अलाउंस एग्जाम्प्ट होगा, कितना? अप टू 10%। और सर जी समझ आ गई है? लो सर, लीव इनकैशमेंट, सरकारी मुलाजिम प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट, लीव इनकैशमेंट एग्जाम्प्ट है वरना टैक्सेबल होगी। वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, सर जी ये क्या होगा? एग्जाम्प्ट होगा। वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, सर जी अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, उस वक्त देने वाला हाथ था, खर्चा किया था, माइनस करने की इजाजत थी। इस वक्त लेने वाला हाथ, सर जी मेरी बात समझ आ रही है? इसलिए वो कहता है वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड जो है वो एग्जाम्प्ट होगा, जिसको मिल रहा है उसको एग्जाम्प्ट होगा। अगर फुल टाइम टीचर या रिसर्चर हो, अगर फुल टाइम टीचर या रिसर्चर हो, काम कहां करता हो? नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, बोर्ड ऑफ एजुकेशन या यूनिवर्सिटी जो एचईसी से अप्रूव्ड हो, दो बातें, या गवर्नमेंट ट्रेनिंग इदारों में। इन इदारों में काम करने वाला फुल टाइम टीचर क्या होगा? उसकी जितनी सैलरी इनकम होगी उस पर जितना टैक्स बनेगा उसका 25% माफ होगा। सर जी ध्यान से, उसकी जितनी सैलरी इनकम होगी उस पर जितना टैक्स बनेगा उसका 25% माफ होगा। अगर एक बंदा टैक्स ईयर के दौरान पाकिस्तान से बाहर जाता है और फिर बाहर ही रह जाता है तो बाहर के मुल्क में जितनी सैलरी कमाएगा वो एग्जाम्प्ट होगी, टैक्सेबल नहीं होगी। अगर कोई बंदा सॉरी जी यार ये क्या, हमारा 1:30 तक टाइम है या 1 तक है? 1 तक है, 15 मिनट तक दीजिए। अच्छा सर जी, फॉरेन सोर्स सैलरी,
फॉरेन सोर्स सैलरी, पहली मैंने बात की। अगर कोई बंदा पाकिस्तान से बाहर गया और फिर बाहर ही रह गया, अगर बंदा पाकिस्तान से बाहर गया और फिर बाहर ही रह गया, तो उसकी फॉरेन सोर्स सैलरी एग्जेम्प्ट होगी। अगर कोई बंदा पाकिस्तान में रहते हुए कनाडा में ऑनलाइन जॉब करके पैसे कमा रहा है, तो उसकी सैलरी पे टैक्स लगेगा। अगर उसकी सैलरी कनाडा से आ रही है और कनाडा में टैक्स लग रहा है और वहां की कनाडा के एफबीआर को जमा करवाया जा रहा है टैक्स, तो टैक्स नहीं लगेगा। पाकिस्तान में फॉरेन सोर्स सैलरी पे टैक्स नहीं लगेगा अगर वो बंदा उसका एम्प्लॉयर उसको टैक्स काट के सैलरी देता है और उस मुल्क की रेवेन्यू अथॉरिटी को जमा कराता है। सर ये फॉरेन सोर्स सैलरी होगी। और आखिर में आ गए एम्प्लॉय शेयर स्कीम। एम्प्लॉय शेयर स्कीम जो है उसके हवाले से जो बात है वो ये है, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को शेयर्स दे दे तो वो एम्प्लॉय शेयर स्कीम है। अपनी कंपनी के, एसोसिएट के, या खुद दे दे या ट्रस्टी के जरिए दे दे, ये एम्प्लॉय शेयर स्कीम होती है। कॉन्सेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा समझिएगा। मेरी दुआ है कि ये स्क्रीन पे पूरा आ जाए। लो सर, केस 7 केसेस हैं, इससे बाहर कुछ नहीं है। ज़रा ध्यान से एक एक केस समझ लो। केस नंबर 1, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को शेयर्स दे देता है, फ्री में देगा तो जो शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू होगी उसके बराबर फायदा उसने अपने एम्प्लॉय को दिया और उसकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। अगर 10 रुपए का शेयर 1 रुपए का दे रहा है तो कितने का फायदा दिया है? 9 रुपए का फायदा दिया है। 9 रुपए का फायदा दिया है सर, वो उसकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा अंडर द हेड सैलरी। सर जी केस नंबर 1। केस नंबर 2, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को शेयर नहीं दिया बल्कि ऑप्शन दी है। सर शेयर और ऑप्शन दी है, शेयर नहीं। शेयर और चीज है और ऑप्शन और चीज है। ऑप्शन तो वो पेपर है जिसके साथ वो एक्सरसाइज प्राइस जमा कराएगा तो उसे शेयर मिलेंगे। यार मेरी बात समझ आ रही है? ऑप्शन शेयर नहीं है। ऑप्शन या राइट वो डॉक्यूमेंट है जिसके जरिए उसके पास ये ऑप्शन आ जाती है कि वो शेयर खरीद सके। ऑप्शन का नाम ही ऑप्शन इसलिए है कि वो ऑप्शन टू बाय शेयर है। आपकी मर्जी है, आपके पास ऑप्शन आ गई, ऑप्शन आपका दिल चाहे आप ऑप्शन को बेच दें, आपका दिल चाहे आप ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लें। अगर आपने ऑप्शन को बेच दिया, सर जी केस नंबर 2 ही है। जिस वक्त आपके एम्प्लॉयर ने आपको कहा कि ये 100 रुपए वाला शेयर है, मैं लिख देता हूं मिस्टर अली इमरान को 10 रुपए के हिसाब से शेयर दे दिए जाएं, मेरी मर्जी है। अब मैं कंपनी के ऑफिस में जाकर उसे ये वाला कागज दिखाऊंगा तो वो मुझे 1000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से दे देगा। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? ये ऑप्शन है। मेरे पास सिर्फ कागज है, मैं चाहूं तो दफ्तर में जाके इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लूं, मैं चाहूं तो अपने दोस्त को ये कागज बेच दूं। लेकिन जब कागज मुझे मिला, ये शेयर खरीदने की ऑप्शन मुझे मिली, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ऑप्शन पे टैक्सेबिलिटी नहीं होती। हाँ अगर मैं ऑप्शन को बेच दूं तो जो पैसे कमाऊंगा उस पर टैक्स लगेगा। चौथे नंबर पे, अगर मैं ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लूं, वो कागज मुझे दिया गया तो उस कागज पे लिखा होता कि मिस्टर अली इमरान को 1000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से दे दिए जाएं। मैं वो कंपनी के दफ्तर में लेके गया, उसने मुझे 1000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से दे दिए, 10,000 रुपया मुझसे वसूल कर लिया। उस दिन शेयर की वैल्यू 100 रुपए थी, तो फेयर मार्केट वैल्यू हो गई 1 लाख, कॉस्ट ऑफ ऑप्शन हो गई 1000, एक्सरसाइज प्राइस हो गई 10,000 रुपये। अगर ऑप्शन मैंने 1000 रुपये की खरीदी थी, एक्सरसाइज प्राइस वो जो कागज था जो मेरे नाम बनाया गया था उसके 1000 रुपये पे किए थे। मैंने शेयर खरीदा एक शेयर 10 रुपये के हिसाब से, तो मेरा 11 रुपये पर शेयर खर्चा आया है और मुझे 89 रुपये पर शेयर का फायदा हुआ है। सर जी मेरी बात समझ आ रही? तो ये 89,000 टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी होगा। ये केस नंबर 4 है। केस नंबर 5, असल में होता ये है
कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को शेयर्स क्यों दिए थे? ताकि उसके अंदर एक सेंस ऑफ ओनरशिप पैदा हो, ताकि उसको ये लगे कि ये कंपनी मेरी है, मैं इसका मालिक हूँ, मैं कंपनी के लिए मेहनत करूँगा तो कंपनी को फ़ायदा होगा, कंपनी को फ़ायदा होगा तो कंपनी के शेयर की प्राइस बढ़ेगी, तो फ़ायदा अल्टीमेटली मुझे होगा। एम्प्लॉयर ने तो ये सोच के शेयर दिए थे, लेकिन एम्प्लॉय के हाथ शेयर आए, उसने पहला काम ये किया कि उसे बेच दिया। तो फिर एम्प्लॉयर ने कहा नहीं, ऐसे नहीं, मैंने तुम्हें शेयर दिए हैं लेकिन तुम 3 साल तक इसको ट्रांसफ़र नहीं। बाज केसेस में रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र होती है। अगर रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र का लफ्ज लिखा हुआ है तो इसका मतलब है रिस्ट्रिक्शन है, अगर खामोशी है तो इसका मतलब है रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर वो कहते बेच नहीं सकते तो इसका मतलब है असल में आप अभी सही तरह पूरे मालिक बने ही नहीं हो। तो भाई जब रिस्ट्रिक्शन पीरियड खत्म होगा तब आप मालिक बनोगे। जब आप मालिक बने, लेट से उस दिन रेट था 140 रुपये, फेयर मार्केट वैल्यू आफ्टर द रिस्ट्रिक्शन पीरियड रेट हो गया 140 रुपये, ऑप्शन की कॉस्ट थी 1000 रुपये, एक्सरसाइज प्राइस थी 10,000 रुपये, 129,000 का फ़ायदा आपको हो गया। ये फ़ायदा आपके एम्प्लॉयर ने आपको दिया है, आपकी इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर दैट सैलरी। सर जी मेरी बात समझ आ गई? मैं यहाँ पर रुक के आपको एक जुमला बोलने लगा हूँ। आपको आपके एम्प्लॉयर ने ऑप्शन दिया, आपने उससे जो फायदा उठाया टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी। आपके एम्प्लॉयर ने आपको शेयर्स दिए, वो शेयर्स बगैर पैसों के दिए, तो जितने शेयर्स उसने आपको दिए थे आपकी इनकम में उसकी फेयर मार्केट वैल्यू आपकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगी। आपके एम्प्लॉयर ने आपको ऑप्शन दी, आपने उस ऑप्शन को बेचकर जो पैसे कमाए वो भी आपकी इनकम में शामिल होंगे। आपके एम्प्लॉयर ने आपको ऑप्शन दी, आपने उस ऑप्शन को एक्सरसाइज किया, फेयर मार्केट वैल्यू में से कॉस्ट ऑफ ऑप्शन और एक्सरसाइज प्राइस निकाली, यानी जितना फायदा आपको हुआ आपकी इनकम में शामिल हो गया। आप केस नंबर 5, आपके एम्प्लॉयर ने आपको शेयर्स दिए और रिस्ट्रिक्शन थी शेयर के ऊपर, वो रिस्ट्रिक्शन पीरियड खत्म होने के बाद आप उसके मालिक बने। गेम है मालिक बनने की। जब आप मालिक बन गए उस दिन जितना फायदा हुआ आपकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। आप मालिक बन गए, आपके पास 2 ऑप्शन है, या शेयर बेच दोगे या शेयर अपने पास रखोगे। अगर आपने शेयर बेच दिए तो जितना फायदा भी होगा वो सारा टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी होगा। लेकिन अगर आपने शेयर अपने पास रखे और शेयर की कीमत बढ़ के हो गई 160 रुपये, अब मेरी बात आराम से सुनो, आप शेयर के मालिक बन चुके थे, आपके एम्प्लॉयर ने जो फायदा आपको देना था दे दिया था, अब आपने शेयर अपने पास रखे, शेयर की कीमत बढ़ गई, ये फायदा आपके एम्प्लॉयर ने आपको नहीं दिया, ये फायदा शेयर की कीमत बढ़ने की वजह से मिला है। जो फायदा शेयर की कीमत बढ़ने की वजह से आपको मिला है वो आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी में शामिल नहीं होगा, वो फायदा आपके एम्प्लॉयर ने आपको नहीं दिया, वो फायदा वो इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं आएगा, बल्कि किस साइड में आएगा? कैपिटल। सही समझ आ गई? ये असल गेम है। कॉस्ट ऑफ ऑप्शन आ गई 1000 रुपये। अब या रिस्ट्रिक्शन होगी या रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। जब एक बार मैं मालिक बन गया उसके बाद मैंने शेयर को होल्ड किया, फिर मैंने शेयर को बेचा, तो मालिक बनने पर जो भी कॉस्ट ऑफ ऑप्शन और एक्सरसाइज प्राइस थी वही वाली रहेगी। हाँ, अलबत्ता तीसरी चीज ऐड हो जाएगी, जो अमाउंट टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी थी। मैंने यहां पर केस नंबर 5 से केस नंबर 6 पे गया हूं, तो भैया कितनी अंडर दैट? याद रखना, एम्प्लॉय शेयर स्कीम में बंदा जब मालिक बनता है तो कुछ ना कुछ अंडर द हेड सैलरी जरूर टैक्स होगा। तो जब आप मालिक बन गए तो टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी हो गया। मालिक बनने के बाद शेयर की कीमत बढ़ने की वजह से जो फायदा हुआ वो अंडर दैट कैपिटल गेन आएगा, यही बताया ना। तो जब आप मालिक बने उस वक्त जितना फायदा अंडर द हेड सैलरी आया वो तो ऑलरेडी अंडर द हेड सैलरी टैक्स हो चुका हुआ है, वो कैपिटल गेन में तो दोबारा टैक्स नहीं होना चाहिए। इसीलिए जितना फायदा अंडर द हेड सैलरी है वो लेस कर दूंगा, और इसके नीचे आ गया 20,000। स्क्रीन पे सामने नहीं शो रहा, यहां पर तो हो रहा है। ये 20,000 रुपए का फायदा असल में शेयर्स को रखने की वजह से मुझे मिला है, और ये मेरी इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर दैट कैपिटल गेन। सर जी क्लियर हुआ? यस और नो? अच्छा जी, ये 6 केसेस हो गए हैं। 99% इसमें से सवाल आता है, न्यूमेरिकल्स में भी और बाकी एरियाज में भी। अब एक 7वां केस भी है,
ये थोड़ा अनयूजुअल है। रिस्ट्रिक्शन पीरियड के दौरान बेच दिया, अच्छा रिस्ट्रिक्शन लगाई ट्रांसफर पे थी तो फिर कैसे बेचा? मिसाल के तौर पे आपने अपने दोस्त को कहा मैं ये शेयर तुम्हें दे देता हूँ, अब कीमत बढ़े या कम हो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, जब रिस्ट्रिक्शन पीरियड खत्म होगी मैं तुम्हारे नाम भी कर दूंगा। मैंने वो शेयर बेच दिए, ड्यूरिंग द रिस्ट्रिक्शन पीरियड बेच दिए। इस केस में मैं फेयर मार्केट वैल्यू आफ्टर द रिस्ट्रिक्शन पीरियड नहीं लूंगा, डिस्पोजल प्रोसीड लूंगा, उसमें से लेस करूंगा कॉस्ट ऑफ ऑप्शन, एक्सरसाइज प्राइस, और जो बेनिफिट आएगा वो टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी जाएगा। दो बातें जो बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, एक तो ये वो आपको कह देते आपने ऑप्शन एक्वायर की 1 लाख रुपए की, उस दिन ऑप्शन की फेयर मार्केट वैल्यू 1.5 लाख थी, आपने कहना जितनी भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शन एक्वायर करने पर कोई टैक्सेबिलिटी नहीं। ये बार बार सवाल है। दूसरा सवाल है वो आपको कहता है ड्यूरिंग द रिस्ट्रिक्शन पीरियड मैंने शेयर बेच दिए, अब फेयर मार्केट वैल्यू आफ्टर द रिस्ट्रिक्शन पीरियड जो भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई फर्क। ड्यूरिंग द रिस्ट्रिक्शन पीरियड मैंने शेयर बेच दिए हैं, मैंने शेयर बेच दिए, अब रिस्ट्रिक्शन खत्म होने पे वो जानबूझ के आपको फेयर मार्केट वैल्यू आफ्टर द रिस्ट्रिक्शन पीरियड देगा कि आप ये गलती करें, आपने नहीं करने, शेयर बेच दिए, बस बहस खत्म हो गई। अब इस केस में शेयर बिक गए हैं तो जो भी इसके बाद फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो आप कंसिडर नहीं करेंगे। और याद रखना अभी तो रिस्ट्रिक्शन पीरियड खत्म होती और उस पर फेयर मार्केट वैल्यू का डिफरेंस निकलता तो वो टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी होना था, आपने रिस्ट्रिक्शन पीरियड के दौरान ही बेच दिया, ये भी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी होगा। कैपिटल गेन की एक निशानी और भी है, कैपिटल गेन सिर्फ वहां पर आता है जहां पर पहले ऑलरेडी टैक्स अंडर द हेड सैलरी हो गया हो, इसीलिए फॉर्मेट में देखो कैपिटल गेन में ऑलरेडी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी है। सर जी गौर कर रहे हो? क्या एम्प्लॉय शेयर स्कीम में कैपिटल गेन हमेशा तब आता है जब पहले कुछ ना कुछ टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी हो गया हो। सर जी कोशिश की, ये पास पेपर क्वेश्चन नंबर 6 है, मैंने सोचा हुआ था कि ये अगर टाइम बचा तो मैं आपको करवा दूंगा, ऑल दो टाइम हमारे पास पूरा हो गया, बल्कि 10-15 मिनट 12 मिनट ऊपर ही हो गए समहाउ। आज की हमारी डिस्कशन यहाँ पे ख़त्म होती है। एक चीज़ मैंने आपको आज नहीं कराई, टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर, वो एक अलहदा सा एरिया है और वो उस पर मुझे पता कि मेरे 30-35 मिनट एक एरिया पर लग जाएंगे, उसकी मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वो उसको ज्वाइन करें, उसके अंदर इंशाल्लाह विद इन 2-3 आवर्स मैं टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर की वीडियो शेयर कर दूंगा, वो वहाँ से देख लीजिए। बाकी सारा मैंने कवर कर दिया है इस चैप्टर में जो था। एक एडवाइस ये है कि ये क्वेश्चन नंबर 6 ज़रूर कर लीजिएगा, मैं कोशिश में बल्कि इसकी भी वीडियो आपके साथ वहाँ पे शेयर करा देता हूँ। आज के लिए इतना ही था। सेशन डे 1 सेशन 2 यहाँ पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू जी। Dear students, we have completed the first of 5 exam-focused European sessions of CAF 2 text practices. The material being used today would be shared using a link under the video of this session on Facebook page, which is icap.cs students. Sir Ali Imran delivered the lecture with full devotion and dedication. Please give Sir a big round of applause. Sir, thank you very much. CAF 3 Cost and Management Accounting session will be conducted today from 2 to 5:30 p.m. Till then, take care and Allah Hafiz.